नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे राजस्थान सुजस। हमने जो राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है उसे करंट अफेयर से रिलेटेड हम अब तक बजट कर चुके हैं और बजट के साथ साथ अपना आर्थिक सर्वेक्षण जो है, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो चल रहा है। तो अब इसके साथ साथ हम जो तीसरा मेन जो पॉइंट आता है अपना करंट का, वो है राजस्थान सुजस। क्योंकि डायरेक्ट जो है जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें से सीधे इनमें से इस पुस्तिका में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये राजस्थान सरकार की ऑथेंटिक बुक है जो सरकार के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ के जो डेटा है वो बहुत ही मायने रखते हैं। और पीछे वाली जो परीक्षाओं का ट्रेंड है उसमें भी ये स्पष्ट हुआ है कि लगभग यहाँ से क्वेश्चन पुट हुए हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान सुजस दिसंबर से जनवरी, ताकि उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब तक का कर सके। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहला अपना है गैस सिलेंडर 400 रुपए में। राजस्थान सरकार ने गैस सिलेंडर के लिए एक अलग से घोषणा की। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चीज आपको याद रखनी है कि ये जो घोषणा की गई वो लांबा हरी सिंह नामक जगह वो कहाँ पे पड़ती है, टोंक जिले में। अगर जिला पूछा जाता है तो कौन सा जिला है, टोंक जिले में। और 27 दिसंबर 2023 को की गई, 27 दिसंबर 2023 को की गई। आपको याद रखना है 1 जनवरी 2024 से जो है वो प्रत्येक परिवार को सरकार के द्वारा 400 रुपए में सिलेंडर दिए जाएंगे। अब वो परिवार कौन कौन से हैं, एक तो उज्ज्वला के हैं और दूसरा कौन से हैं, बीपीएल के हैं। उज्ज्वला प्लस बीपीएल दोनों परिवारों को मिलाकर जो है वो ये सिलेंडर दिए जाएंगे। तो यहाँ लिखा है एक वर्ष में टोटल कितने सिलेंडर दिए जाएंगे, 12 सिलेंडर देंगे। एक साल में 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। घोषणा कहां से की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लांबा हरी सिंह नामक जगह जो कहां पे है, टोंक में है। ठीक है, तो इसमें पीएम उज्ज्वला के जो है वो 70 लाख लोग हैं, 70 लाख परिवार हैं और बीपीएल के 3.5 लाख। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 73.5 लाख परिवारों को जो है वो 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये चीज आप अच्छी तरह से याद रखें, इसलिए क्योंकि डेटा अगर पूछता है, फैक्ट अगर पूछते हैं तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और 1 जनवरी 2024 से ये लागू होगा। तो पहली चीज अपनी ये आ गई कि पहली न्यूज जो थी वो 400 रुपए में गैस सिलेंडर वाली। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है लखपति दीदी सम्मेलन। देखिए, सरकार जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करके और महिलाओं की इनकम बढ़ा के आर्थिक उनकी जो आजीविका है उसमें पारिवारिक आजीविका में उनका योगदान सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। तो उसी के तहत पूरे देश भर में जो है वो 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, 2 करोड़ महिलाएं वो लखपति दीदी बनाने का जो है वो एक कैंपेन चल रहा है। पूरे देश में कितनी, 2 करोड़ महिलाओं को, तो उनको क्या किया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कोई भी वो स्वरोजगार कर सके। ठीक है, उस स्वरोजगार की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो पूरे देश में तो कितने हैं, 2 करोड़ है। और ये सम्मेलन अभी कहाँ पे हुआ, अपना जयपुर में हुआ। तो जयपुर में हुआ तो राजस्थान ने भी अपनी संख्याएं निर्धारित की। राजस्थान ने कितनी की, 11.24 लाख। याद रखना है पूरे देश में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण का देके उनको लखपति दीदी बनाया जाएगा। और राजस्थान में 11.24 लाख का लक्ष्य है। 11.24 लाख महिलाओं को किसके माध्यम से, SHG के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। और स्किल ट्रेनिंग देकर इनको जो है वो आजीविका में योगदान प्रदान करवाया जाएगा। और राजस्थान में इसके लिए 1000 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। ठीक है, ताकि महिलाओं को जो है वो ऋण प्रदान किया जा सके और साथ साथ मार्केट लिंकेज की सुविधा भी उनको प्रदान की जा सके। इसके साथ साथ आपको एक डेटा ये भी याद रखना है कि सरकार ने टारगेट रखा है कि जो SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप में 2 लाख नए सदस्य जोड़े जाएंगे। कितने लाख जोड़े जाएंगे, 2 लाख नए सदस्य जो है उसमें जोड़े जाएंगे। ठीक है, 2-3 चीजें हमने याद करी यहाँ पे, 2 लाख नए सदस्य इसमें जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला था VBSY। VBSY का मतलब होता है विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकार जैसे ही सत्ता में आई थी, वर्तमान सरकार आते ही उन्होंने एक VBSY शुरू किया था, विकसित भारत संकल्प यात्रा। सबसे पहले आपको तारीख याद रखनी है
17 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक यह संकल्प यात्रा चली। 17 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक यह यात्रा चली। अब इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था कि 2047 तक भारत को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से सक्षम बनाना। 2047 तक भारत को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से सक्षम बनाना इसका टारगेट था। मेन चीज आपको याद रखनी है कि इसका प्रथम उद्घाटन का हुआ 16 दिसंबर 2023 को। 16 दिसंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया था और उसमें उन्होंने राजस्थान सहित जो है वो 5 राज्यों में इसका उद्घाटन किया था। कितने राज्यों में उद्घाटन किया था? 5 राज्यों में उद्घाटन किया था। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राजस्थान था, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में जो है 16 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन किया और 17 दिसंबर 2024 से ये स्टार्ट हुई और 26 जनवरी 2024 तक ये चली। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर उद्घाटन की हम बात करें तो राजस्थान में जो है वो अपना 18 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन हुआ और ये किसने किया? अपने मुख्यमंत्री मोदी ने किया। जगह आपको याद रखनी है सांगानेर से। राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? विकसित भारत संकल्प यात्रा का राजस्थान में शुरुआत कहां से हुई? सांगानेर से हुई। कहां से हुई? सांगानेर से। अब इसमें क्या हुआ था कि पूरे भारत में 3200 आईईसी प्रचार प्रसार के लिए, योजनाओं की प्रचार प्रसार के लिए वैन आवंटित की गई थी, जो उस शिविर में जाके, जो उस यात्रा में जाके वहां पे जो है वो सरकार की समस्त योजनाओं की जानकारी देती, पात्र लोगों को जोड़ने का काम करती। ठीक है, तो ये 3200 वैन थी, उसमें से 280 वैन जो है वो राजस्थान को मिली। टोटल भारत में कितनी थी? 3200 और राजस्थान को मिली 280। 18 दिसंबर 2023 को सांगानेर में इसका उद्घाटन है। इसकी अपन ने बात कर ली। अभी कैंप कैसे लगे, हम बात करें कि इनका पात्रता क्या थी, तो 25,000 की आबादी, जो शहरी जो क्षेत्र था उसमें 25,000 की आबादी पर जो शिविर लगाए गए। टोटल 276 निकायों में, कितने शिविर लगे? 276 निकायों में लगाए गए और ग्रामीण क्षेत्र में जो है पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर जो है वो शिविरों का आयोजन किया गया। कहां पे किया गया? ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में। और नगर पालिका में 276 निकायों में 25,000 की आबादी को आधार बनाकर इन शिविरों का आयोजन किया गया। तो ये डेटा भी याद रखें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका उद्देश्य क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से 2047 तक विकसित राजस्थान बनाना इसका टारगेट था। तो इसमें क्या था? सबसे पहले पात्र लोगों तक पहुंच की। कोई व्यक्ति है वो किसी योजना में पात्रता रखता है लेकिन किसी कारण से उसको अब तक उस योजना का ज्यादा योजनाओं में लाभ रखता है तो उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। तो पहला था यही था कि पात्र लोगों तक पहुंच बनाना। दूसरा था कि योजनाओं की जानकारी, कुछ लोग ऐसे हैं जो पात्रता रखते हैं उनको योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को योजनाओं की जानकारी प्रदान करना। और तीसरा इसमें एक बहुत ही अच्छा इवेंट था, मेरी कहानी मेरी जुबानी, जो व्यक्तिगत अनुभव। तो जो व्यक्ति पात्रता रखते हैं और उन्होंने लाभ प्राप्त कर लिया है तो वो अपनी जो कहानी है, सरकार का लाभ प्राप्त करने के, योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद में उनके जीवन में क्या चेंज आया, उसको अपने माध्यम से ही वो प्रकट करते। तो प्रत्येक शिविर में ऐसे लोग, ऐसे सक्सेसफुल जो स्टोरियां थी उनको जो है वो जनता के सामने रखा गया ताकि लोग प्रोत्साहित हों और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अपनी पात्रता रखने वाली योजनाओं से जुड़े। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट में इसको लेना चाहें तो शॉर्ट में अगर हम इसकी बात करें तो VBSY विकसित भारत संकल्प यात्रा कब से कब तक चली? 17 दिसंबर से लेके 26 जनवरी 2024 तक। 17 दिसंबर से लेके 26 जनवरी 2024 तक चली। अब 17 दिसंबर को इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया? इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, अगर राजस्थान में उद्घाटन की हम बात करें तो राजस्थान में सांगानेर में, ध्यान रखना है कहां पे हुआ? सांगानेर में उद्घाटन हुआ। और सांगानेर में उद्घाटन किसने किया? सीएम साहब ने किया। और ये कब किया? 18 दिसंबर को किया। तो 3 चीजें तो अपने को ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरा इसमें आपको याद रखना है कि इसमें 3200 वैन, कितनी टोटल कितनी वैन दी गई थी?
3200 वैन जो है वो पूरे भारत के लिए अलॉट की गई थी। और राजस्थान को जो है के हिस्से में जो है वो 290 वैन आई। राजस्थान को कितनी वैन मिली? 290 वैन मिली। और तीसरा जो फैक्ट आपको याद रखना है कि 276 निकाय 25,000 की आबादी पे, जो शहरी क्षेत्र जो है उसमें 25,000 की आबादी पे एक शिविर आयोजित किया गया। इस तरह 276 निकायों में शिविर का आयोजन हुआ। और ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो प्रत्येक पंचायत स्तर पर VBSY विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो शिविर है वो आयोजित किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी। अब ये क्या था? तो ये हमने बात कर ली कि मेरी कहानी मेरी जुबानी क्या था, कि ऐसे सक्षम लोग जिन्होंने सरकार की योजनाओं का फायदा ले लिया है, तो उन लोगों ने अपने अनुभव जो है वो जनता के साथ इन शिविरों में शेयर किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके लिए प्रोत्साहित हो सके। तो पहली चीज हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपको ये डेटा जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है राजस्थान विधानसभा चुनाव। जैसे कि ये जो सुजस है, ये सुजस अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव विशेषांक है। विधानसभा चुनाव, क्योंकि उस समय विधानसभा चुनाव हुए थे, तो विधानसभा चुनाव विशेषांक पहला ही कुछ निकल के आता है कि कौन सी विधानसभा के चुनाव थे। तो ये 16वीं के, बहुत कम लोगों को याद रह पाता है कि कितने नंबर की विधानसभा थी। तो 16वीं विधानसभा के चुनाव थे। ये आपको याद रखना है कि ये जो चुनाव थे वो 16वीं विधानसभा के चुनाव थे। अब टोटल कितनी सीटों पे चुनाव कब हुआ? 25 नवंबर 2023 को हुआ। टोटल जो है वो 199 सीटों पे मतदान हुआ। भाई 199 पे क्यों सीट मतदान हुआ? कि कर्णपुर जो है ना, कर्णपुर गंगानगर में जो कर्णपुर है, वहां के जो उम्मीदवार थे ना, उन उम्मीदवार की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसलिए वहां पे चुनाव क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। कर्णपुर में चुनाव को क्या किया गया? स्थगित किया गया। इसलिए जो है वो 200 की जगह कितने पे मतदान हुआ? 199 सीटों पे मतदान हुआ। अब देखिए यहां से आपको फैक्ट याद रखना है। तो पूरे राज्य में कितने मतदान केंद्र थे? तो 51,890 मतदान केंद्र थे। और अगर हम प्रत्याशियों की बात करें, उम्मीदवारों की बात करें, तो उम्मीदवार थे 1862। ये देखो, ये डेटा जो मिलता है ना, ये सुजस के अलावा कहीं नहीं मिलता। टोटल 51,890 मतदान केंद्र थे और 1862 उम्मीदवार जो है वो मैदान में थे। कर्णपुर में मतदान स्थगित हुआ, क्यों हुआ उसके कारण मैंने आपको बता दिया। और सबसे मेन चीज आप ये देखिए कि कहीं पर भी पुनर्मतदान नहीं हुआ। सबसे मेन चीज इसमें क्या हुई? कहीं पर भी इसमें पुनर्मतदान नहीं हुआ। अब ये जो चुनाव है, उन चुनाव में अगर हम देखें तो 3 चीजें जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। 3 चीजें नई थी। तो उसमें पहला तो था सी विजिल ऐप, दूसरा था होम वोटिंग, और तीसरा जो था वो डिजिटल सर्टिफिकेट। ये 3 जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। आपको ये भी याद रखना है, डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, सी विजिल ऐप, होम वोटिंग और डिजिटल सर्टिफिकेट। देखो सी विजिल ऐप से क्या हुआ कि आचार संहिता सरकार के द्वारा निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता लगाई गई। आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित अगर कोई बात थी तो उसकी शिकायत के लिए सी विजिल ऐप बनाया गया था। पर अगर किसी ने भी शिकायत करी है उसकी, तो 100 घंटे के अंदर उसमें कार्रवाई, 100 घंटे के अंदर उसमें कार्रवाई करनी थी। और जिसने शिकायत करी उसकी पहचान जो है वो क्या रखी जा रही थी? गोपनीय रखी जा रही थी। तो ये तो सी विजिल ऐप था चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का। एक तो ये इंटरेस्टिंग चीज थी। दूसरी थी होम वोटिंग। देखिए ऐसे लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, हम अक्सर निर्वाचन के समय देखते हैं कि उनको चारपाई पे लाया जा रहा है, उनको स्ट्रेचर पे लाया जा रहा है वोट देने के लिए। लेकिन सरकार ने अब की बार एक नई चीज करी कि ऐसे लोग जो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पे नहीं आ सकते हैं, उनके लिए मतदान कराने की व्यवस्था उनके घर पे की गई। तो 2 कैटेगरी आपको इसमें ध्यान रखनी है। एक तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति में उम्र थी 80+, जिनकी उम्र 80+ थी, और एक था दिव्यांग। ये 2 कैटेगरी के लोग, दिव्यांग में उनकी जो श्रेणी वो 40+, यानी 40% से ज्यादा कोई दिव्यांग है और 80 साल से अधिक उम्र के कोई बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, तो उन दोनों के लिए होम वोटिंग की सुविधा की गई। और
इन लोगों को घर पे ही वोट दिलवाया गया। ठीक है। और तीसरा था कि जो युवा या जो भी व्यक्ति मतदान कर रहे हैं वो अपना डिजिटल सर्टिफिकेट जारी कर सकता था। लगभग 34,000 लोगों ने जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया। तो मतदान के अंदर ये 3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। अपन एक बार फिर से देख लेते हैं इनको कि सी विजिल ऐप में क्या था कि आचार संहिता की शिकायत की जाती थी और 100 मिनट में उसका क्या निकाला जाता था, समाधान, और उसकी पहचान क्या रखी जाती थी, गोपनीय। इसके साथ साथ होम वोटिंग देके इस तरह से बुजुर्ग व्यक्ति जो चल नहीं सकते, जो मतदान केंद्र पे आ नहीं सकते, उनके लिए सरकार ने जो वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 से ज्यादा थी और दिव्यांगजन जो 40% से अधिक दिव्यांगता की कैटेगरी में थे, उनके लिए बीएलओ के माध्यम से जो है वो होम वोटिंग का प्रावधान किया गया। और लगभग 61,021 मतदाता जो है उन्होंने सीधा घर से मतदान किया, होम वोटिंग की। तो अब की बार जो है ना चुनाव के दौरान वो 4 पाई पे मतदाताओं को लाने वाली प्रक्रिया लगभग क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है। नेक्स्ट था डिजिटल सर्टिफिकेट। तो अपनी सेल्फी अपलोड करने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करा सकता था और 34,000 लोगों ने जो है अपने डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करवाए। तो विधानसभा चुनाव में ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें थी, तीनों आपने देखी, बिल्कुल आपको ये अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं आगे कि कुछ तारीखें आपको याद रखनी है, विधानसभा चुनाव की कुछ तारीखें याद रखनी है, क्योंकि सर परीक्षा के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि अधिसूचना कब, 30 अक्टूबर को, नामांकन कब हुआ, 6 नवंबर को, और मतदान कब हुआ, मतदान हुआ आपका 25 नवंबर को। ठीक है। उसके बाद मतगणना कब हुई, 3 दिसंबर को, और चुनाव प्रक्रिया का समापन हुआ 5 दिसंबर को। निर्वाचन आयोग ने 5 दिसंबर को आचार संहिता हटा दी। तो 30 अक्टूबर को अधिसूचना हुई, अधिसूचना की तारीख पूछे तो याद रखनी है। 6 नवंबर को नामांकन था, 25 नवंबर को मतदान हुआ, 3 दिसंबर को मतगणना हुई और 5 दिसंबर को निर्वाचन जो है वो प्रक्रिया को समाप्त मान लिया गया। निर्वाचन आयोग ने परिपत्र जारी करके आचार संहिता को हटा दिया। ठीक है। अब ये जो चुनाव था, इस चुनाव के अंदर प्रत्येक चुनाव में ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाती है, पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाती है। तो इस चुनाव में भी पोस्टल बैलेट की सुविधा 8 श्रेणी के लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा, ये याद रखना है, पोस्टल बैलेट की सुविधा जो है वो प्रदान की गई। अब ये किसको की जाती है, जो लोग आवश्यक श्रेणी में लगे हुए हैं ना, जिनमें मतलब उनका काम करना जरूरी है, जैसे डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, एम्बुलेंस कर्मचारी है, ऊर्जा विभाग के इलेक्ट्रीशियन है, लाइनमैन है, पीएचडी के पंप ऑपरेटर हैं, टर्नर, दुग्ध समितियों के कर्मचारी हैं। अगर वो वोट देने आ जाएंगे तो फिर दुग्ध कलेक्शन और उसका वितरण का कार्य कौन करेगा, रोडवेज के बस कंडक्टर हैं। तो इस तरह की सारी जो चीजें है ना, ये 8 श्रेणियां टोटल मिलकर, आपको याद रखना है कि आपको ये नाम याद नहीं रखने, आपको सिर्फ याद रखना है कि कितनी श्रेणी के लोग थे जिनको पोस्टल बैलेट की सुविधाएं प्रदान की गई। तो 8 श्रेणी के लोग थे, 8 श्रेणी, 8 प्रकार की कैटेगरियां थी जिनको पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ साथ आप एक चीज ये भी याद रखें, मीडिया कर्मी, ये बहुत मोस्ट है कि पहला चुनाव ऐसा है जिसमें मीडिया कर्मी को पोस्टल बैलेट की सुविधाएं प्रदान की गई। मीडिया कर्मी जो है वो कवरेज लेने के लिए अपने क्षेत्र से दूर रहते हैं और पूरे दिन कवरेज लेते रहते हैं, इसलिए उनको समय नहीं मिलता कि वो मतदान कर सके। और इसी कारण से सरकार ने पहली बार, ये निर्वाचन आयोग ने पहली बार इस चीज को रियलाइज किया और प्रथम बार ये प्रोविजन किया कि मीडिया कर्मी जो हैं उनको भी इन 8 श्रेणियों में शामिल किया जाएगा। पहले श्रेणियां थी कितनी, 7, और अब एक मीडिया कर्मी और जोड़ के टोटल कितनी कर दी, 8। तो टोटल पोस्टल बैलेट वाले जो श्रेणी है वो 8 हो गई। और मीडिया कर्मियों को पहली बार, आपको ये पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट टाइप भी पूछा जा सकता है कि 8 श्रेणियां थी, 8 श्रेणियों में मीडिया कर्मी प्रथम बार था, इस तरह से। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला अपना है मतदान। अभी हम परसेंटेज को देखेंगे कि किस पार्टी को कितने % मत मिले। तो मतदान की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा 41.69%, ये बहुत ही मायने रखता है। सबसे पहले आप परसेंटेज बेस पे देख लो, 41.69% मत मिले किसको, बीजेपी को। 39.53% मतदान मिला किसको, कांग्रेस को। 2.39% मिला रालोपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। 1.82% मिला बसपा को और अन्य है 11.90%। तो अगर आपको सीक्वेंस पूछा जाता है कि मतदान प्रतिशत के अनुसार आप सीक्वेंस बताइए, तो मतदान प्रतिशत के अनुसार सबसे पहले बीजेपी आ गई,
फिर दूसरे के बाद में आईएनसी आ गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई, फिर रालोपा आ गई, फिर बीएसपी आ गई। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, ये 4 अपने बन गए। अब आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, सीटों की हम बात करेंगे, सीट जो सीटें मिली इनको उसकी बात करें तो बीजेपी को 115 सीटें मिली, कांग्रेस को 69 सीटें मिली। ठीक है, भारत आजाद पार्टी को 3 सीटें, बाप पार्टी को 3 सीटें मिली, बसपा को 2 सीटें मिली और रालोपा को 1 सीट मिली। तो इस हिसाब से इसका जो सीक्वेंस है ना वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ऊपर वाले तो 2 सेम रहेंगे, बीजेपी और आईएनसी ये तो 2 सेम रहेंगे। फिर उसके बाद में तीसरा जो नंबर है वो किसका आ जाएगा, बाप पार्टी का, बीएपी। ठीक है, फिर चौथा नंबर जो है वो आ जाएगा बीएसपी और 5वां नंबर जो आएगा ना वो रालोपा का आएगा। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर वाले बहुत है, 3 और 4। ठीक है, तो ये तो है मतदान परसेंट के हिसाब से, मतदान प्रतिशत, और ये है सीट। ये चीजें आपको याद रखनी है। सीटों के हिसाब से मैं अलग से ले लेता हूं, मतदान परसेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं मतदान प्रतिशत। मतदान प्रतिशत के हिसाब से सबसे ऊपर आएगी बीजेपी, 2 नंबर पे आएगी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, 3 नंबर पे आएगी रालोपा और 4 नंबर पे आएगी बीएसपी। लेकिन अगर हम सीटों की बात करें, सीटों के अनुसार अगर हम बात करें तो 1 नंबर पे आएगी बीजेपी। बीजेपी को टोटल कितनी सीटें मिली, 115 सीटें। ये सीटें याद रखनी है और ये सीक्वेंस भी याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में कैसे भी पूछा जा सकता है। आज परीक्षा का जो लेवल है ना वो बहुत हाई हो गया है, तो आपको याद रखना है बीजेपी। 2 नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, उनको मिली 69 सीट। 3 नंबर पे जो है ना वो सीट हमने बात करी वो मिली बीएपी। बीएपी को कितनी सीटें मिली, 3 सीटें। और चौथे नंबर पे जो है वो बीएसपी, इसको कितनी सीटें मिली, 2। और 5वें नंबर पे आप रालोपा लिख सकते हो, रालोपा को मिली है 1 सीट। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि टोटल 199 सीटें थी, 199 सीटों पे मतदान हुआ और 199 सीटों में से 115 सीटें प्राप्त करके बीजेपी ने है वो क्या बनाई, सरकार। बीजेपी का मतलब मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर बीजेपी पार्टी की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या बनानी यहाँ पे, सरकार बनाई। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों सीक्वेंस याद रखने हैं, मतदान प्रतिशत के हिसाब से और सीटों के हिसाब से कि कौन सा दल जो है वो टॉप पे रहा। और टॉप 4 या टॉप 5 का सीक्वेंस अगर पूछा जाए तो वह फिर हम जो है ना वो इसमें उलझे नहीं और बड़ी आसानी से हम इसको करें, इसलिए हम यहाँ पहले से इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें मतदान प्रतिशत की, तो मतदान प्रतिशत रहा था 75.45%, 75.45% मतदान प्रतिशत रहा। और जो पिछली बार का मतदान था उससे 0.73% क्या था, ज्यादा था। ये भी याद रखना आपको, ये मतदान परसेंट पिछली बार के मतदान से 0.73% ज्यादा है। अगर पुरुष महिला की बात करें तो अब की बार महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। स्टेटमेंट बन सकता है महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। पुरुषों ने देखो 75.45 में से पुरुषों ने 74.53% मतदान किया, 74.53% मतदान किया और महिलाओं ने 74.72% मतदान किया। पुरुषों ने 74.53 और महिलाओं ने 74.72, यानी टोटल 75.45% मतदान है। पुरुष 74.53, महिलाएं 74.72। और पिछली बार का जो मतदान था उससे 0.73% मतदान प्रतिशत क्या रहा, बढ़ा। अब अगली बात आ जाती है कि ये जो परसेंटेज रहा ना, तो फिर टॉप 3 और लोएस्ट 3 मतदान पर के अंदर कौन से रहे उनकी हम यहाँ बात करेंगे। तो मतदान में अगर हम देखें तो सर्वाधिक मतदान की बात करें तो सर्वाधिक मतदान जो है यहाँ पे 1 मिनट, सर्वाधिक मतदान की हम यहाँ बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मतदान रहा, ये गलती से हो गया, कुशलगढ़ है। ये सबसे ज्यादा मतदान कहाँ पे हुआ, कुशलगढ़ में। कुशलगढ़ में कितना हुआ, 88.13%, 88.13%। 2 नंबर पे रहा पोखरण 87.79% और 3 नंबर पे रहा तिजारा 86.11%। आपको याद रखना है कुशलगढ़ 88.13%, पोखरण 87.79 और 3 नंबर पे तिजारा 86.11%। अब आते हैं न्यूनतम मतदान केंद्र की ओर, तो न्यूनतम मतदान केंद्र में आहोर 61.24% 1 नंबर पे रहा,
2 नंबर पे सुमेरपुर रहा पाली का सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र 61.44, और 3 नंबर पे पाली का ही मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र यानी 61.62%। तो पाली के 3 में से जो 3 टॉप 3 है उसमें से 2 विधानसभा क्षेत्र पाली के हैं। सबसे कम रहा आहोर का 61.24%, 2 नंबर पे सुमेरपुर 61.44% और 3 नंबर पर मारवाड़ जंक्शन 61.62% रहा। ठीक है, तो कुंभल, कुशलगढ़, पोखरण और तिजारा। अब मतदान प्रतिशत के बाद में अगली बात हम यहाँ पे करते हैं महिला सदस्यों की। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये महिला सदस्य, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। तो 10% जो है वो विजयी रही, तो अपनी सीट कितनी टोटल 200 है, 200 का 10% कितना होता है 20, यानी कितनी महिलाएं विजयी रही। उसके बाद अब की बार विधानसभा कौन सी 16वीं विधानसभा जो वर्तमान में है उसके अंदर कुल कितनी महिलाएं विजित होकर आई, तो 20 आई। अब उसमें से आपको ब्यूरोफिकेशन भी याद कर सकते हैं। बीजेपी की आई है 9, कांग्रेस की आई है 9, दोनों ने बराबर रहा, और अदर की आई है 2 जो निर्दलीय हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके 9, 9 और 2 यानी टोटल कितनी महिलाएं हैं 20 महिलाएं हैं जो जीत के आए। अब महिलाओं में अगर सबसे बड़ी जीत हम बात करें तो दिया कुमारी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 71,365 मतों से विजयी रहे। ये विद्याधर नगर से, विद्याधर नगर जयपुर से जो है मतदान चुनाव लड़ा, और यहाँ से 71,365 पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी जीत जिसको हम कहते हैं, तो सबसे बड़ी जीत जो है वो दिया कुमारी जी की रही जो 71,365 मतों से विजयी रहे। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 40 से कम उम्र के युवा जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या 28 है। 199 सीटों पे जो मतदान हुआ था उसमें से 28 लोग ऐसे हैं जिनकी आयु जो है वो कितनी है 40 साल से कम है। और अगर हम नाम लें तो सबसे कम उम्र के हैं रविंद्र सिंह भाटी जो शिव विधानसभा क्षेत्र से हैं, मात्र 25 साल की उम्र है। उनकी उम्र कितनी है, मात्र 25 साल की। जिस उम्र में आप तैयारी कर रहे हैं उस उम्र में वो एमएलए बन गए। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम आयु जो है टोटल 40 से कम वाले कितने 28 न्यूनतम आयु है रविंद्र सिंह भाटी। और अगर महिला की बात करें सबसे कम उम्र की महिला तो श्रीमती नोक्षम चौधरी हैं जो कामा भरतपुर से चुनाव लड़के और जीत के आई हैं, और उनकी उम्र जो है वो कितनी है 33 वर्ष है। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि सबसे कम उम्र के हैं रविंद्र सिंह भाटी, और सबसे कम उम्र की महिला की अगर बात करें तो श्रीमती नोक्षम चौधरी जो कामा से लड़ी हैं और 33 वर्ष की आयु में उन्होंने एमएलए का पद प्राप्त किया है। अगर हम वरिष्ठ की बात करें, सबसे बुजुर्ग की बात करें तो हरिमोहन शर्मा बूंदी और दीपचंद खैरिया किशनगढ़ बास, ये दोनों नाम याद रखना है। हरिमोहन शर्मा बूंदी और दीपचंद खैरिया किशनगढ़ बास दोनों की उम्र जो है वो 83 साल है, 83 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, 83 वर्ष के हैं। तो ये हो गए सबसे अधिक उम्र के या उम्र दराज या वरिष्ठ विधानसभा सदस्य या एमएलए हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, अगला हम चलते हैं, अगला अपना है नोटा, नोट लिख दिया है नोटा। ठीक है, नोटा भी देखो ये भी एक ऑप्शन है। तो नोटा यानी कोई भी पसंद नहीं है। तो 3,82,066 मतदाताओं में 3,82,066 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने नोटा का यूज किया, जिन्होंने नोटा लगाया। किसी भी एमएलए को, किसी भी उम्मीदवार को 1826 टोटल उम्मीदवार थे उसमें से किसी को भी नहीं दिया, और किसको यूज किया नोटा। तो वो कुल मतों का कितना है 0.96%। ये डेटा याद रखें आप। 3,82,066 3,82,066 मतदाताओं ने नोटा का यूज किया, और ये जो नोटा था का जो यूज किया गया वो कुल मतदान का कितना था 0.96%, यानी लगभग 1% मतदाता ऐसे थे जिन्होंने नोटा का यूज किया। और अगर सबसे ज्यादा नोटा की अगर हम बात करें तो उदयपुर में है झाड़ोल विधानसभा। उदयपुर में कहाँ पे है, कौन सा जिला है उदयपुर, उदयपुर में है कहाँ पे झाड़ोल, वहां सबसे ज्यादा नोटा का यूज किया गया। 6488 जो है वो नोटा यूज किए गए झाड़ोल में। ठीक है, अभी ये हो गया अपना नोटा। फिर उसके बाद में वापस हम जीत पे आते हैं। तो हमने बात कर ली कि सबसे बड़ी जीत जो है वो दिया कुमारी की विद्याधर नगर से रही 71,365 वोटों से, ये हम बात कर चुके हैं। अब न्यूनतम की भी बात कर लेते हैं तो कोटपुतली से है हंसराज पटेल,
न्यूनतम कौन रहे? हंसराज पटेल, जो कांग्रेस से थे, कोटपुतली से 351 मतों से जीते। मात्र कितने मतों से विजय रहे? 351 वोटों से ये जीते। और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि 72 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़के आए। 72 लोग ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़के आए हैं। उसमें से 46 बीजेपी के हैं, 19 कांग्रेस के हैं और 7 अन्य। 46 बीजेपी के हैं, 19 कांग्रेस के और 7 अन्य। तो ये जो सारी चीजें थी वो अपने राजस्थान विधानसभा चुनाव से रिलेटेड थी। मोस्ट जो फैक्ट हैं उनको हमने सुजस से निकालकर और अपने इस वीडियो में उसको इंक्लूड किया है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब याद कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा कि विधानसभा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला है अपना श्री राम मंदिर। उसको शुरू करने से पहले हम एक बात और करते हैं यहाँ पे, ये जो 16वीं विधानसभा है उस विधानसभा अध्यक्ष की हम बात करते हैं। ये जो विधानसभा अपनी जो चल रही है अभी, उनके अध्यक्ष किसको बनाया गया? विधानसभा अध्यक्ष। देखिए पिछली बार सीपी जोशी थे, अभी हैं वासुदेव देवनानी, जो पहले शिक्षा मंत्री भी थे, वासुदेव देवनानी। आपको याद रखना है, इनका भी क्रम आपको याद रखना है। ये 18वें अध्यक्ष है। कौन से नंबर के हैं? विधानसभा तो कौन सी है? 16वीं। और वासुदेव देवनानी जो है वो 18वें अध्यक्ष है। एक चीज आपको इनके बारे में ये याद रखनी है कि ये अजमेर, और अजमेर में भी कौन सा क्षेत्र? उत्तर। जो विधानसभा क्षेत्र है ना अजमेर उत्तर, वहां से चुनाव जीत के आए वासुदेव देवनानी। कहां से चुनाव जीत के आए हैं? अजमेर उत्तर से, जो है अजमेर नॉर्थ से इन्होंने चुनाव जीता है और 18वें विधानसभा अध्यक्ष है। अब 18वें की बात आ गई तो प्रथम की भी बात कर लेते हैं। देखिए प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे राजस्थान विधानसभा के, वो थे नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी याद रखना। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन से थे? NL जोशी। और ये INC से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये थे। अगर हम बात करें कि गैर कांग्रेसी, अगर गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, 1977 में। और उस समय एक MLA थे लक्ष्मण सिंह, ठीक है। तो उनको जो है वो विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। और ये लक्ष्मण सिंह जो थे वो जनता दल के थे। कौन सी पार्टी के थे? जनता दल। उस टाइम में बीजेपी नहीं थी, जनता दल जो है वो अस्तित्व में था। तो जनता दल को टूट के ही बीजेपी बनी है। तो जनता दल के लक्ष्मण सिंह जो है वो प्रथम व्यक्ति थे जो पहले गैर कांग्रेसी थे, ठीक है। और महिला की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा, महिला जो है वो श्रीमती सुमित्रा सिंह जो है वो रही राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, सुमित्रा सिंह। और आपको यहाँ क्रम इनका भी याद रखना है, जैसे ये 18वें थे तो ये 12वें अध्यक्ष थे। ये कौन से थे? 12वें। और ये भी बीजेपी के थे, ये भी याद रख सकते हैं। तो ये विधानसभा अध्यक्ष के बारे में आप एक छोटी सी जानकारी आप रखें कि प्रथम अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी जी, जो 18वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अजमेर उत्तर से ये चुन के आते हैं। और पहले अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। और अगर गैर कांग्रेसी सरकार की बात करें तो 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता दल ने सरकार बनाई थी। तो उसमें एक विधायक थे लक्ष्मण सिंह जी। तो लक्ष्मण सिंह जो है वो पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष बने थे। और महिला विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो महिला विधानसभा अध्यक्ष 12वीं विधानसभा अध्यक्ष जो थी वो सुमित्रा सिंह, जो बीजेपी के थे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट में हम चलते हैं राम मंदिर निर्माण और राजस्थान। देखिए बहुत ही 22 जनवरी 2024 को, सबसे पहले तो आपको उद्घाटन की डेट याद रख लो, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। और उस राम मंदिर के निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान रहा? तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान के योगदान में पहली चीज तो पत्थर आ जाएगा कि भाई सबसे पहले तो हम पत्थर का यूज करते हैं। तो 3 जगह का नाम याद रखो एक बार। एक तो आप रख लो भीलवाड़ा का नाम, एक आप मकराना नाम याद रख लो, मकराना। और तीसरा नाम आप याद रखो बंसी पहाड़ पर। इन 3 जगह
जगह के पत्थर जो है ना वो राम मंदिर में काम में लिए गए। पहला भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में भी जगह का नाम आपको याद रखना था तो बिजोलिया, वो भी कौन सा, बिजोलिया, भीलवाड़ा के बिजोलिया। 3 जगह के याद रखना है, भीलवाड़ा के बिजोलिया, मकराना और बंसी पहाड़पुर, जो कहाँ पे, भरतपुर में। कहाँ पे है, भरतपुर। इन 3 जगह के पत्थरों का यूज किया गया। कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया गया हम बात करेंगे। तो सबसे पहले भीलवाड़ा के बिजोलिया का पत्थर का प्रकार कौन सा, सैंडस्टोन। और ये जो था वो पार्किंग में यूज किया गया, और परिक्रमा, पार्किंग और परिक्रमा, पी दोनों याद रखना। 55 लाख वर्ग फीट के अंदर जो है इस पत्थर का प्रयोग किया गया। ठीक है। गर्भगृह होता है जब मूर्ति स्थापित की जाती है। देखिए सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है, ताजमहल भी अब यहीं से बना है। तो गर्भगृह के अंदर कौन सा पत्थर यूज किया गया, मकराना का संगमरमर यूज किया गया। ठीक है। फिर बंसी पहाड़पुर का लाल गुलाबी पत्थर है, रेड स्टोन जिसको बोल सकते हैं। 4.70 लाख घनफीट पत्थर जो है वो यूज किया गया। और सबसे पहले मेन चीज जो है ना, ये आपको याद रखनी है कि ये जो पत्थर यूज किया गया इसको तराशने का काम पिंडवाड़ा और आबू में किया गया। ये भी पूछा जा सकता है। तो पत्थर तो 3 जगह के हो गए, बिजोलिया का हो गया, मकराना का हो गया और बंसी पहाड़पुर भरतपुर का हो गया। 3 जगह के पत्थर हो गए, लेकिन उसको तराशा कहाँ गया, तो पिंडवाड़ा और आबू में जो है वो इसको तराशा गया। अब अगला है श्री राम स्तंभ। देखिए जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ये है आपकी अयोध्या। ठीक है। यहां से भगवान श्री राम गए कहां पे, लंका, यानी यहाँ ये कौन सी जगह है, रामेश्वरम। यहां से कहां गए, रामेश्वरम गए। तो ये जो पूरा जो इन्होंने ये जो पूरा वन गमन मार्ग है, जो ये पूरा जो रास्ता है जिससे भगवान श्री राम चल के गए, इस टोटल जो रास्ता है उसकी लंबाई 2500 किलोमीटर। टोटल रास्ते की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। इस 2500 किलोमीटर के का जो रास्ता है इसके अंदर 290 स्तंभ लगाए जाएंगे। कितने लगाए जाएंगे, 290 स्तंभ लगाए जाएंगे। इस पूरे 2500 किलोमीटर पे कितने स्तंभ लगाए जाएंगे, 290 स्तंभ लगाए जाएंगे। जहां जहां ये कौन सी जगह होगी, जहां भगवान रुके थे, जहां भगवान श्री राम जो है उन्होंने भगवान ने विश्राम किया था या रुके थे, वहां पे जो है ये लगाए जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये चीज आपको मोस्टली याद रखनी है कि जिस जिस जगह पे भगवान ने विश्राम किया वहां पे पत्थर स्तंभ लगाए जाएंगे, जिसको श्री राम स्तंभ नाम दिया गया है। और टोटल संख्या कितनी है, 290। और टोटल लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर, जो अयोध्या से लेकर कहां तक होगी, रामेश्वरम तक होगी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि 290 स्थान पे लगेंगे। अब वही चीज है कि तराशने का काम जो है, ये जो बनेंगे इनको तराशने का काम कहाँ होगा, तो इनको तराशने का काम पिंडवाड़ा और आबू में किया जाएगा। तराशने का काम जो है पिंडवाड़ा और आबू में किया जाएगा। मेन जो चीज है इसपे बहुत ही मोस्ट चीज यहाँ पे है कि भगवान श्री राम की जो रामायण है उस रामायण के श्लोकों को 4 भाषाओं में लिखा जाएगा। 4 अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद करके और इन स्तंभों पे उत्कीर्ण किया जाएगा, ताकि हर अलग अलग जो भाषा के जानकार हैं वो उसको पढ़ सके। और सबसे मेन चीज जो प्रथम स्तंभ है वो कहाँ लगाया जाएगा, मणि पर्वत पे लगाया जाएगा। मणि पर्वत कहाँ पे है, अयोध्या में है। प्रथम स्तंभ मणि पर्वत अयोध्या में लगाया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ जोधपुर से 11 जो रथ, ये तो देखो ये निर्माण से संबंधित बात होगी। 11 रथों में जो है ना 108 कलश भर के और 600 किलोग्राम गाय का घी भी वहां पहुंचाया गया भगवान श्री राम के मंदिर के लिए। अगला हम चंद्रकांत भाई सोमपुरा, ये नाम बहुत मोस्ट है। इस नाम को आप विशेष तौर से याद रखें। इस नाम को आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि मंदिर का जो निर्माण है वो उनके मेन कारीगर, मेन आर्किटेक्चर इनको कह सकते हैं। इन्होंने 1989 में मंदिर का खाका तैयार किया था। मंदिर का क्या तैयार किया था, खाका तैयार किया था 1989 में सबसे पहले। और नागरशैली में इन्होंने मंदिर का खाका तैयार किया। देखिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि जैसे ये अपना भारत है, ठीक है। तो ये उत्तरी भारत हो गया और ये दक्षिणी भारत हो गया। उत्तर भारत में हम इतिहास में पढ़ते हैं मंदिर निर्माण की शैलियां। मंदिर निर्माण की शैली
मंदिर निर्माण की शैली। इतिहास में हम पढ़ते हैं तो उत्तर भारत में जिस शैली का प्रयोग किया गया उसका नाम था नागर शैली। उसका नाम क्या था? नागर शैली। दक्षिण भारत में जो जिसका प्रयोग किया गया वो था द्रविड़ शैली। ठीक है। और बीच में जिसका क्या गया, जिसमें इसका और इसका दोनों का मिलन था, इसमें और इसका दोनों का प्रभाव था, इसको नाम दिया गया था बेसर शैली। इसका क्या नाम था? बेसर शैली। तो नागर शैली के जो मंदिर हैं वो नागर शैली की तर्ज पे जो है वो इन्होंने इस मंदिर का खाका तैयार किया। तो पहला प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि भाई जो मंदिर बना है वो कौन सी शैली का है? नागर का है, बेसर का है, द्रविड़ का? तो आपको याद रखना है कि नागर शैली का। और नागर शैली के मंदिरों की विशेषता जो होती है क्या होता है कि एक चबूतरा बनाया जाता है। सबसे पहले एक चबूतरा बनाया जाता है जिसको जगती बोलते हैं, और इस चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता है। तो जो श्री राम मंदिर जो बना है वो चबूतरा बनाकर, जगती बनाकर, उस जगती के ऊपर मंदिर का निर्माण किया गया। इसलिए कौन सी शैली का मंदिर है? नागर शैली का मंदिर है। 1989 में चंद्रकांत भाई सोमपुरा जो है उन्होंने इसका ये खाका तैयार किया था। और जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं उनकी विशेषता होती है गोपुरम। द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता क्या होता है? गोपुरम। गोपुरम क्या होता है कि इन मंदिरों के, जैसे मान लीजिए कि ये मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है, और इस मंदिर के चारों तरफ क्या होती है? एक दीवार होती है। उस दीवार में अलग अलग गेट होते हैं। इन दरवाजों पे बहुत ही अच्छा अलंकरण होता है, और ये जो दरवाजे होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। तो आपको गोपुरम यहाँ याद नहीं रखना, वो अलग विषय है। आपको याद रखना है कि नागर शैली में मंदिर बना, चबूतरा जो होता है, जगती जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ये बनाया गया। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 270 फीट लंबा है, चौड़ाई 145 फीट, और एक उसकी ऊंचाई भी 145 फीट है। अब हम बात कर लेते हैं कि सोमपुरा जो समुदाय है, उसके सोमपुरा समुदाय की बात अगर हम करें तो गुजरात और राजस्थान का पत्थर श्रमिक समुदाय, ये पत्थर का काम, पत्थर को गढ़ने का काम करने वाला एक समुदाय है। राजस्थान में मुख्य रूप से ये कहाँ पे पाया जाता है? मेवाड़ में पाया जाता है। और वास्तव में ये अपनी उत्पत्ति जो है वो प्रभास पाटन सोमनाथ से बताते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ सेव समुदाय है। आशापुरा माता जो है वो इनकी कुलदेवी है, जिनका पाठ स्थान कहाँ पे है? मेन स्थान नाडोल है। ये नाडोल के चौहान वंश की कुलदेवी है। और इसके साथ साथ जो जालोर का चौहान वंश है, जालोर का चौहान वंश हम इतिहास में पढ़ते हैं। चौहान वंश क्या का? जालोर का। तो जालोर के चौहान वंश की भी कुलदेवी है। ठीक है। तो ये जो है वो पूरा का पूरा राम मंदिर से रिलेटेड हो गया कि राम मंदिर में राजस्थान से क्या कनेक्शन है, राजस्थान का क्या उसमें योगदान रहा, उसकी सारी बातें हमने यहाँ पे देखी है। अभी नेक्स्ट में हम अगला स्लाइड लेते हैं, चंद्रभागा मेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो चंद्रभागा मेला जो है वो झालावाड़ में है। ठीक है। झालावाड़ में कब लगता है? कार्तिक मास में लगता है। और एक विशेष प्रकार का ये पशु मेला है, 1 सप्ताह के लिए लगता है। 1 सप्ताह के लिए लगता है। देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, एक चंद्रसेन नाम के राजा थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया था, और जब उन्होंने चंद्रभागा नदी में स्नान किया तो उस स्नान से उनका जो कुष्ठ जो है, कुष्ठ रोग जो था वो समाप्त हो गया, वो ठीक हो गए। तो तभी से पुराने समय से ये चंद्रभागा मेला लगता आ रहा है। तो जो यहाँ आपको यही याद रखना है कि कार्तिक मास में एक पशु मेला लगता है जिसका नाम है चंद्रभागा, और वह कहाँ पे लगता है? झालावाड़ में लगता है। इसके साथ साथ एक न्यूज ये थी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पनोरमा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पनोरमा कहाँ पे है? धानक्या, जयपुर में जो धानक्या है ना, वहां पे इनका पनोरमा बना। अब यहाँ पे क्यों बनाया तो मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि यहाँ पे इनके नाना जी जो थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके नाना जी जो है वो यहाँ पे क्या थे? स्टेशन मास्टर थे। इसलिए इनका बचपन जो है, इनका जो जीवन है ना वो यही बीता, और इस कारण से इनका जो पनोरमा बनाया गया है वो यहाँ पे बनाया गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह। देखिए सरकार बना दी, विधानसभा के चुनाव हमने करवा दी, तो अब शपथ ग्रहण समारोह करवा देते हैं। और शपथ नेक्स्ट जो अपना होगा उसके अंदर हम मंत्रिपरिषद का चयन और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह करा देंगे। याद रखने वाली चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि 16 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और जगह याद रखें, हम ऐसी चीजों को अवॉइड कर देते हैं, छोटी छोटी चीजें, और ये चीजें भी बाद में पूछ ली जाती है। 16 दिसंबर 2023 को हुआ, रामनिवास बाग जयपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? रामनिवास बाग जयपुर में हुआ। इसके अंदर देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने। अब हमें ये तो पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि वो उन्होंने चुनाव कहाँ से जीता है। उप मुख्यमंत्री महोदय कौन है वो भी हमें याद है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि उन्होंने चुनाव कहाँ से जीता है।
तो आपको याद रखना है कि सांगानेर जयपुर से जो है वो उन्होंने चुनाव जीतकर ये वहां से विधायक बने और उसके बाद में ये मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, प्रेमचंद बैरवा जो बीजेपी से दूदू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़के आए, और दिया कुमारी जो विद्याधर नगर से चुनाव लड़के आए। जो सबसे बड़ी जीत हमने पहले बात की कि राजस्थान की सबसे बड़ी जीत इनकी थी, महिलाओं में तो थी, वैसे भी सबसे बड़ी जीत थी। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष की हमने बात कर ली कि 18वें विधानसभा अध्यक्ष बने वासुदेव देवनानी, और बीजेपी से अजमेर उत्तर से जो है वो लड़के चुनाव जीत के आए हैं। तो ये हमने अच्छी तरह से देख लिया। अब एक अंतिम स्लाइड और देख लेते हैं। जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ जो किला है उसके पास में जोधपुर में स्थित है। इसका प्रारंभ जसवंत सिंह द्वितीय जो है उन्होंने करवाया था, और इसको पूरा कराने का कार्य 1906 में सरदार सिंह ने किया। दोनों चीजें याद रखिए, प्रारंभ जसवंत सिंह, और ये पूरा देखिए सफेद संगमरमर से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। तो ये था अपना इकोनॉमिक सुजिस। अब मुझे विश्वास है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नई सीरीज और नया चैप्टर लेके हम जरूर आपके पास उपस्थित होंगे। धन्यवाद।